हेलो एंड वेलकम टू दी चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं करंट से संबंधित दो चीजें। पहला हम देखेंगे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और दूसरा हम लोग देखेंगे स्वामित्व योजना। और ये मैंने क्यों टॉपिक उठाए हैं, तो 24 अप्रैल 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पंचायत के महिलाओं से और सरपंचों से बात करी और ये दो चीजें लॉन्च करी, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे पंचायती राज दिवस आखिर 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए शुरुआत में उन्होंने बापू के द्वारा कही हुई बात ग्राम स्वराज पर ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये समझ में हमें आ गया कि महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट है ग्राम स्वराज। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये ग्राम स्वराज कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी बापू जी का है। और क्या कहता है ग्राम स्वराज? ग्राम स्वराज कहता है स्वराज गांव वालों को भी स्वराज की प्राप्ति अपना उनका राज होना चाहिए। ये ग्राम स्वराज के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाया, लेकिन हाँ संविधान के अंदर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंबेडकर जी के द्वारा आर्टिकल 40 को इंसर्ट करा दिया गया। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायतों का गठन। और ये मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं, पहले के वीडियोस में मैं बोल चुका हूं, क्योंकि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्फोर्सेबल कैरेक्टर के नहीं है, इसलिए आर्टिकल 40 सभी राज्यों पर बाध्य नहीं होता। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, क्योंकि पंचायत का गठन नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मतलब राज्य चाहे तो इसको लागू करें और चाहे तो इसको ना लागू करें। आपको जानकर आश्चर्य होगा 1959 से पहले किसी भी राज्य ने ग्राम पंचायत को कहीं पर भी पंचायत राज को लागू नहीं किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 क्या किया है? 1957 में दो प्रोग्राम चल रहे हैं। एक है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में शुरू किया गया है, और दूसरा है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो कि 1953 में शुरू किया गया है। इनके बेटरमेंट के लिए कि आखिर इन प्रोग्राम को किस तरीके से लागू किया जाए अच्छे तरीके से, इसको देखने के लिए एक कमेटी बैठाई गई। कब बनाई गई? कमेटी बनाई गई 1957 को, और ये पता है उस वक्त प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं बलवंत राय मेहता, इसलिए इस कमेटी को बोला गया बलवंत राय मेहता कमेटी। कौन सी कमेटी है 1957 में? बलवंत राय मेहता। और इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया कि अगर इनको बेटर तरीके से चलाना चाहते हैं, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसको अगर बेटर तरीके अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो इसको अच्छे तरीके से तभी चलाया जा सकता है जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए। क्या है ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। कैसे होगा? चुनाव सेंटर में होते हैं, केंद्र में हो रहे हैं, चुनाव राज्य में भी हो रहे हैं, लेकिन चुनाव नीचे के स्तर का मतलब गांव में नहीं हो रहे। और बापू तो कहते थे ग्राम स्वराज, लेकिन ग्राम स्वराज तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि लोगों को, गांव के लोगों को चुनाव में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो मिल ही नहीं पा रहा, प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पा रहा। इसलिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। का मतलब निम्न स्तर का मतलब गांव के स्तर पर भी, पहले केंद्र फिर राज्य और उसके बाद गांव के स्तर पर भी चुनाव कराए जाए, ताकि वहां से लोग चुनकर पहुंचे, ताकि लोग वहां से भी चुने जाएं, ताकि वहां पर भी लोग प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन करें, उनका भी संबंध हो राजनीति से, वो भी अपने हक के लिए लड़ पाए, अपने हक के लिए बोल पाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद एक प्रयोग के तौर पर 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले में पंचायत राज का गठन किया, और ये पहली बार हुआ। इसी क्रम में उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने इसको फॉलो कर लिया। तो ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार पंचायत राज का गठन किस राज्य में हुआ, तो ध्यान रखो राजस्थान में। किस जिले में हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले में। और दूसरी बार कहां हुआ, तो कहोगे सेकंड नंबर पे हुआ आंध्र प्रदेश में।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी। क्यों बनी? तो दो प्रोग्राम पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए। कौन से दो प्रोग्राम थे? एक था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। अब हम आगे चल रहे हैं। ये प्रयोग करके देख लिया गया और भारत देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों ने पंचायत राज का गठन कर लिया। लेकिन मैं कह चुका हूं कि डीपीएसपी आर्टिकल 40 जो कि कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है, तो ये गठन तो कर दिया गया, लेकिन गठन पंचायत राज का आर्टिकल 40 के अंतर्गत करते हुए पूर्ण रूप से उसको चलाया सही से, एग्जीक्यूशन उसका सही से नहीं किया जा रहा। और उसका एग्जीक्यूशन सही से क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ना कोई रिट डाल देती और कहती काम सही से करो, लेकिन क्योंकि ये डीपीएसपी में है तो ये बाध्यकारी लग ही नहीं पा रहे हैं। और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कोई संवैधानिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये तो स्वेच्छा से लोगों ने, राज्य सरकारों ने अपनी स्वेच्छा से बनाया हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। 1977 में लगभग 20 साल के बाद 1977 में जनता दल की सरकार आएगी। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू के बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन पंचायत की कोई बात नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ की तो बात करेंगी, लेकिन पंचायत की बात नहीं करेंगी। इसी क्रम में इंदिरा गांधी सरकार के गिरने के बाद जनता दल की सरकार किसी प्रकार जोड़ मोड़ के पहुंचेगी और 1977 में एक कमेटी को और गठित किया जाएगा। कमेटी का नाम है अशोक मेहता कमेटी। ये अशोक मेहता कमेटी अपनी रिपोर्ट दे ही पाएगी कि उसी वक्त जनता दल के अंदर ही कलह होगी, जनता दल की सरकार गिर जाएगी और ये रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो लागू ही नहीं हो पाएंगी। रिकमेंडेशन क्या दी गई? रिपोर्ट ने, अशोक मेहता ने रिकमेंड किया कि पंचायत तो होनी चाहिए, लेकिन यह पंचायत द्विस्तरीय होनी चाहिए। कौन से दो स्तर होने चाहिए? एक जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, और उसे दूसरे लेवल पर कहा जाएगा मंडल पंचायत। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये तो बोला कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करो, लेकिन साथ में बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये और कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और ये भी बोला कि ये जो पंचायत बनाई जाएगी ये 3 स्तरों पर बनाई जानी चाहिए। कौन से 3 स्तर होने चाहिए? बोला एक होगा डिस्ट्रिक्ट पंचायत, एक होगा ब्लॉक पंचायत और एक होना चाहिए विलेज पंचायत। का मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत। और इसके विपरीत अशोक मेहता ने क्या बोला कि ये पंचायत को 2 स्तर पे बनाइए। कौन से 2 स्तर? एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत और दूसरा मंडल पंचायत। तो हम लोगों ने देखा 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी, 1977 में अशोक मेहता कमेटी, लेकिन सरकार गिरी। अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट भी पता नहीं कहां चली गई। इसी क्रम में हम जब आगे चल रहे हैं तो अगली कमेटी जो आने वाली है वो आने वाली है GV राव कमेटी। और इसे किसने बनाया है? इसे बनाया है प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन ने क्यों बनाया इसको? इस कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि गांव के विकास को, विलेज के डेवलपमेंट को, और जो हम पॉवर्टी फ्री इंडिया की बात कर रहे हैं, गरीब, एकदम गरीब मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, इसको देखने के लिए कि आखिर जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं उनका सही प्रकार से एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रहा और सही प्रकार से एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, कमेटी बनाई गई GV राव कमेटी। ईयर था 1985, 1985। 1985 में GV राव ने क्या बोला? GV राव ने बोला कि ये जो पंचायत इंस्टीट्यूशन, जो पंचायतों का गठन राज्यों में हो चुका है, जिलों में हो चुका है, ये वास्तविकता में पंचायत बिना जड़ की घास है, क्योंकि इनके पास जड़ नहीं है और उग बैठी हैं। पंचायत का गठन कर दिया गया का मतलब पावर ही नहीं है इनके पास। नौकरशाही अपने ऑफिस का विकास कर रहे हैं, गांव के विकास पर उनका कोई ध्यान नहीं। पैसा ऊपर से चल तो रहा है लेकिन नीचे पहुंच ही नहीं पा रहा। सरकार ने GV राव कमेटी, प्लानिंग कमीशन ने GV राव कमेटी को देखा और फाइनली ये रिकमेंड किया गया। एक और कमेटी 1986 में बैठी, 1986 में, इसका नाम था LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी 1986। और इस LM सिंघवी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि पंचायती राज जो बन गए हैं, जो पंचायतों का गठन हो चुका है ऑलरेडी, उनको अगर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए तो विकास की गति और तीव्र हो जाएगी। इनकी रिकमेंडेशन पर, LM सिंघवी की रिकमेंडेशन पर राजीव गांधी सरकार ने बिल लाने की कोशिश करी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 64वां 64th लाया गया, लेकिन यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया पर राज्यसभा में यह बिल फेल हो गया, गिर गया।
इसी क्रम में आगे चलते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक बार फिर से कोशिश करी कि पंचायतों का गठन, पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, लेकिन ये बिल लेकर आ ही पाते उससे पूर्व ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई और ये बिल लैप्स हो गया। लेकिन इसी क्रम में पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में 2 बिल लेकर आए। 72वां संविधान संशोधन किया गया और 73वां संविधान संशोधन किया गया। इन 2 संशोधनों के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव ने पंचायत को संवैधानिक दर्जा और म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया। क्या थी डेटें? तो एक डेट थी जब ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायत का बिल आया, ये आया है 22 दिसंबर 1992। लोकसभा में ये बिल आया और लोकसभा से पारित हो गया। 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा में ये पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संवैधानिक संस्था बनाने का बिल आया और 23 दिसंबर को ये बिल पास हो गया। 20 अप्रैल 1993 ये बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और यह कानून बन गया। और फाइनली 24 अप्रैल 1993 ये कानून देश में लागू कर दिया गया। यही कारण है कि हम 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं पंचायत राज दिवस। यहां तक समझने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं 4 कमेटी के बारे में। उनका साल भी मैंने कहानी इसीलिए सुनाई कि उनका साल तुम्हें याद हो जाए। उनका साल भी क्या है? पहले हम लोगों ने पढ़ा बलवंत राय मेहता कमेटी, सन था 1957। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा 1973 अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने क्या बोला कि पंचायत द्विस्तरीय होनी चाहिए। कौन से 2 स्तर पे? डिस्ट्रिक्ट पंचायत और मंडल पंचायत। इसके बाद आई 1985 में 1985 में GVK राव कमेटी। इन्होंने क्या बोला? पंचायत बिना जड़ के घास है, ऐसी बॉडी बनाई गई जो बिना जड़ की घास है। और उसके बाद 1986 में एक और कमेटी बनी जिसको बोला गया LM सिंघवी कमेटी। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बोला? इन्होंने बोला पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से किस कमेटी ने कहा कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए? तो आंसर होगा LM सिंघवी कमेटी। और साथ में रिव्यू ऑफिसर ने 2017 के मेंस के पेपर में पूछा, क्या पूछा? उसने एक तरफ ये कमेटी लिखी और एक तरफ लिख दिया ईयर और कहा मैचिंग करा दीजिए। यही क्वेश्चन था, सेम आया हुआ। तो मैं तुमको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जो मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूं। शॉर्ट ट्रिक गाना है बगल, मैं तेरे अगल बगल गाना है ना शाहिद कपूर का, तो शॉर्ट ट्रिक है बगल, BAGL, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी और LM सिंघवी कमेटी। तो ये तो हुआ एकदम बेसिक पंचायत का। कहीं पे खटका जरूर होगा कि नेहरू जी ने 1957 तक पंचायत के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 1957 के बाद अकस्मात ये कैसा क्या हो गया कि राजीव गांधी इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले गए कि 64वां संविधान संशोधन बिल लेकर आ गए। तो ये इंटरेस्ट नहीं लिया गया। एक्चुअली में जो लोकसभा में सीटों की स्ट्रेंथ है उसमें मोर देन 70% लोग, जो सीट्स का कहीं ना कहीं संबंध गांव से है, और क्योंकि गांव के वोट को देखना है इसलिए राजीव गांधी ने यह प्रयास किया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, गांव के लोगों को लुभाया जाएगा। तो किसी जर्नलिस्ट ने बोला कि ये जो दून से देहात तक की यात्रा है राजीव गांधी की, ये दून से देहात तक की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी, और सफल नहीं भी हो पाई क्योंकि ये एक्ट पास नहीं करवा पाए राजीव गांधी। तो ये तो हमने आज बात करी है पंचायती राज के एकदम बेसिक लेवल की। इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे पंचायती राज के फीचर्स के बारे में, संविधान संशोधन 73 के द्वारा हुआ क्या, कौन कौन सी बातें की गई, कौन सा पार्ट है, कौन से आर्टिकल है, कौन सा शेड्यूल है, ये सारी बातें करेंगे हम लोग लेकिन अगले लेक्चर में। अभी मैं आता हूं उस पॉइंट पर जो मैंने तुमको ये बोला था कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो क्या है ई ग्राम स्वराज पोर्टल? समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ग्राम स्वराज पोर्टल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के द्वारा एक ऐसा पोर्टल है जहां पर जाकर आप अपने गांव के विकास के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक डेटा वहां पर आपको अवेलेबल होगा कि आपके पंचायत में क्या क्या काम चल रहे हैं, कौन कौन अधिकारी से रिलेटेड है, सब कुछ ई ग्राम स्वराज पोर्टल में आपको मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक स्कीम जो मैंने बोला स्वामित्व स्कीम, क्या स्कीम का नाम है? स्वामित्व। और इसका फुल फॉर्म क्या बताया मैंने तुम्हें? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया।
का मतलब मैपिंग करनी है। और कैसी टेक्नोलॉजी से? इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, मतलब ड्रोन का प्रयोग करके गांव में जो जमीनें हैं उनका ड्रोन का प्रयोग करके मैपिंग की जाएगी और जिसकी वो जमीन है उसको उस जमीन का प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? एक तो जमीन में जो विवाद, जो गांव में जमीन को लेकर विवाद होगा वो सुलझ जाएंगे। दूसरा, बैंक से लोन लेना बहुत आसान हो जाएगा गांव वालों के लिए, क्योंकि जो कोलेटरल चाहिए, लोन के समय कोलेटरल चाहिए होता है कि आपको इसकी किसके लिए हम लोन दें, कुछ तो रखो गिरवी, कुछ तो हमको डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो वो जमीन का जो प्रमाण पत्र होगा वो लोन लेने के लिए भी बहुत आसानी से हमको गांव वालों को लोन मिल जाएगा। इसलिए योजना चलाएगी स्वामित्व। और ये योजना शुरुआती फेज पे 6 राज्यों में लागू की जाएगी। कौन से 6 राज्य हैं? तो ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 राज्यों में लागू की गई। इन्हीं बातों के साथ अगले लेक्चर में आएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा पंचायत का संविधान संशोधन बिल कौन सा है, एक्ट कौन सा है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन कौन से शेड्यूल या कौन सा भाग जोड़ दिया गया, कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए, पंचायत की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से फीचर है जो हमको पता होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताने वाला हूं आर्टिकल 243 का डी, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और साथ ही साथ मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से याद करें कि पंचायत संविधान के किस भाग में पड़ा है। थोड़ा सा एक शॉर्ट में बता देता हूं कि हिंदी में पंचायत को ऐसे लिखा जाता है पंचायत, और पंचायत को अगर मैं ऐसे पढ़ूं तो पा का मतलब 5, चा का मतलब 4, दोनों को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 9। संविधान का भाग 9 बात करता है पंचायत की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, टेस्ट देने की कोशिश करिए, उससे आपको फायदा होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा मजा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।